दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। जैसा कि कल हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था, कोण के बारे में पढ़ा था। बिंदु से हमने शुरुआत किया था, बिंदु, रेखा और रेखाखंड, किरण और फिर कुछ कोणों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जो छूट गया था कल, वो आज हम शुरू करते हैं। आज उसको हम कवर करेंगे। बृहद कोण वह कोण जो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है, उसे बृहद कोण कहते हैं। इसका चित्र अगर हम लोग बनाना चाहें तो एक रे हमारी ये है, मान लीजिए ए बी है, और एक रे ये हमारी AC हो गई। तो ये जो कोण बनेगा ये बृहद कोण है। यही कोण बृहद कोण है। कोण का नाम हम देंगे BAC, यानी कि कोण BAC। यही बृहद कोण है हमारा, बृहद कोण 180 अंश से बड़ा। अब 180 अंश कहाँ आएगा? 180 अंश इस पर आएगा। ये हमारा 180 अंश का बनेगा और ये पूरा कोण जो होगा 360 का होगा। तो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, ये कोण हमारा क्या होगा? बृहद कोण होगा। दूसरा कोण है हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, या इसको कहीं कहीं किताबों में आपको पूर्ण कोण के नाम से भी जाना जाएगा, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण के नाम से भी जाना जाएगा, लिखा जाता है कहीं कहीं पूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण 360 अंश के कोण को 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, जैसे एक लाइन ये है और इसी पे एक दूसरी लाइन है। अभी इसी पे दूसरी लाइन है, मान लीजिए AB है और ये AC है। अब इस लाइन AB को, इस लाइन AB को इतना घुमा दीजिए, इस तरीके से इतना घुमा दीजिए इसको, ये पुनः इसी पर आ जाए, पुनः इसी पर आ जाए, अपने मेन पोजीशन में पुनः आ जाए। तो ये कितना घूम गया? ये पूरा 360 अंश का ये एंगल जो बन गया, यानी ये एंगल जो बना वो कितना बना? 360 अंश का। 360 अंश का ये कोण होगा, 360 अंश का। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर ये पूछा भी जा सकता है कि किसी एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण, कितने अंश का कोण बनता है। तो किसी एक बिंदु पर पूरा 360 अंश का कोण बनता है। कैसे? अगर हम यहाँ से यही एग्जांपल इस तरीके से लें, एक लाइन लें और इसको हम पूरा घुमा के फिर यहाँ चले आए, तो कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। यानी कि 360 अंश के कोण को क्या नाम दिया गया? संपूर्ण कोण। कहीं कहीं पूर्ण कोण भी इसका नाम दिया गया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। अब कल हम लोगों ने एक रेखा पढ़ा था, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से कोण बनते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसा कि कल हम इसको बताए थे, दो रेखाएं हमारी हैं। मान लीजिए ये L है, इसका नाम दे दिया गया, और एक रेखा है ये M है। ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, इनको ही प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ कुछ कोण बनेंगे, इन कोणों को हम समझेंगे। यहाँ कोण कौन कौन से बनेंगे? शीर्षाभिमुख कोण यहाँ बनेंगे। कौन से कोण बनेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण का मतलब, जैसा सिंपल नाम से ही लग रहा है कि एक विमुख कोण का मतलब कि एक कोण के सामने का कोण, एक कोण के सामने का कोण, एक कोण के सामने का कोण जो होगा वो शीर्षाभिमुख कोण होगा। अगर हम यहाँ देखना चाहें, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा O है, जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। ये पॉइंट O है, तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, इसके सामने का कोण ये हो गया, दूसरा कोण हमारा ये हो गया, इसके सामने का कोण ये हो गया। अगर इसका नाम दे दिया जाए, कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कौन कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख यही आप लिख लेंगे, समझ लेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल,
शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कौन कौन से होंगे? कोण 1, और ये बराबर होते हैं कोण 2 के, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख ये कहलाएंगे, एक का कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 2 होगा, कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण 4 होगा, या कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण 3 होगा, कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण 1 होगा। और शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर, और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ये इसको लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब एक कंडीशन हम लोग समझते हैं। कल हम लोगों ने पैरेलल लाइन पढ़ा था, पैरेलल लाइन पढ़ा था, समांतर रेखाएं। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये हो गई L और दूसरी रेखा हो गई M। ये दो रेखाएं हमारी हैं, ये दोनों रेखाएं समान है। इसका मतलब इनको आगे या पीछे कितना भी दूर बढ़ाया जाए तो इनके बीच कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां अगर हम देखें तो वो समांतर होती हैं, या बिजली के खंभे में जो तार लगे होते हैं वो भी कुछ हद तक वो समांतर होते हैं। तो समांतर का यही मतलब जैसे सम धन अंतर हुआ, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हमेशा सेम रहेगा। कल इसको हमने पढ़ाया था आप लोगों को। अब इसको एक तीसरी रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इसको कहेंगे। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। मान लीजिए इसका नाम n है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे कई प्रकार के कोण बनेंगे। एक तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, और एक लाइन यम और लाइन यन, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण भी बनेंगे। तो कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख होंगे, कौन कौन से एकांतर होंगे, अंतःकोण कौन कौन से होंगे, बाह्य कोण, ये सब हम लोग यहाँ देखेंगे। इन कोणों का हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए कोण 1 हो गया, इसके सामने का ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ये कोण इसका नाम हमने 2 दे दिया। ये कोण 3 हो गया और ये कोण 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ ये कोण 5 हो गया, ये कोण 6 हो गया, एक कोण 7 हो गया और ये कोण 8 हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग अंतःकोण, अंतःकोण और बाह्य कोण कौन कौन से हैं। अंतःकोण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा अंतःकोण, यानी कि ये जो हमारे समांतर रेखाएं दोनों हैं, इन समांतर रेखाओं के अंदर अंदर जो कोण बनेंगे उनको अंतःकोण कहेंगे। यानी कोण 3, कोण 4, कोण 6 और कोण 5, ये अंतःकोण होंगे। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंतःकोण हो गए। बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? जो इन समांतर रेखाओं के बाहर बन रहे हैं, यानी कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये हमारे क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए। अब शीर्षाभिमुख कोण जैसा पहले हम लोग समझ लिए हैं। अगर शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे कोण 1 और कोण 3। कोण 1 और ये बराबर होंगे, कोण 3। दूसरा कौन सा होगा? कोण 2 और कोण 4, ये भी बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 4। तीसरा कोण 5 और कोण 7, कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के। फिर कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा। कोण 6 जो है ये कोण 8 के बराबर होगा। तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब इसमें आते हैं संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण हम यहां लिख दें।
संगत कोण कौन कौन से होते हैं? जो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से? जैसे कोण 1 और कोण 5, और ये संगत कोण बराबर भी होते हैं आपस में। कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और ये बराबर होगा कोण 5 के। इसी तरीके से कोण 2, कोण 1 कोण 5 के बराबर हो गया, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। इसी तरीके से कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 7 के, और कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। कोण 3 ये बराबर होगा कोण 7 के, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। कोण 4 जो है ये बराबर होगा कोण 8 के। ये हमारे संगत कोण हो गए। तो अंतः कोण हो गए, बाह्य कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए और संगत कोण हो गए। अभी यहाँ एकांतर कोण बच रहा है। एकांतर कोण, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन कौन से हुए? जो जैसे ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ये तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा जो ये है, इसके एक तरफ एक एंगल बनेगा और दूसरे तरफ दूसरा एंगल बनेगा। एक तरफ एक एंगल बनेगा और दूसरे तरफ दूसरा एंगल बनेगा। जैसे हम यहाँ देखें, ये कोण 4, कोण 4 इस लाइन के इधर बन रहा है और कोण 6 जो है इस लाइन के इधर बन रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ बन रहे हैं। तो कोण 4 और कोण 6 ये बराबर होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग और सही कर लें, ये क्योंकि अंदर अंदर बन रहे हैं तो एकांतर अंतः कोण भी कहीं मिल सकता है आपको, तो थोड़ा सा इसको हम सही कर दें। अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण इनको कहेंगे। तो कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 4 ये बराबर होगा कोण 6 के। एकांतर कोण हुए, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, एकांतर कोण हुए। इसी तरीके से कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 ये बराबर होगा कोण 5 के। फिर एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण हम लोग यहाँ लिख लें थोड़ा सा, तो इसको मिटा ही देते हैं। एकांतर एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? ये देखिए, कोण 1 और कोण 7 ये बाहर बन रहा है, एक दूसरे के अपोजिट। ये अगर ये कोण इस लाइन के इधर बन रहा है तो ये वाला कोण इस लाइन के इधर बन रहा है, तो एकांतर कोण होंगे। और क्योंकि बाहर बन रहे हैं तो एकांतर बाह्य कोण होंगे। तो कोण 1 ये बराबर होगा कोण 7 के, और इसी तरीके से कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। कोण 2 ये बराबर होगा कोण 8 के। तो इस तरीके से हमारे अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण और एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनाया जाता है। क्वेश्चन आपको फिगर दिया जाएगा और पूछा जाएगा, कोण दिया जाएगा, वैल्यू दिया जाएगा, दूसरे कोण की वैल्यू पूछी जाएगी। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, अंतः कोण जो होंगे यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो कोण बनेंगे, कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6 ये अंतः कोण हो गए। बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? बाह्य कोण जो बाहर बन रहे हैं, कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 7 हो गया, कोण 8 हो गया। इसी तरीके से संगत कोण हम देखेंगे तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ जो कोण बन रहे हैं, इसका मतलब कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और ये कोण 5 ये संगत कोण बराबर भी होंगे। कोण 1 और कोण 5 ये आपस में बराबर भी होंगे। इसी तरीके से कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6 ये भी संगत कोण होंगे, ये भी बराबर होंगे। कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। अब आ गए हम एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण यानी एक कोण लाइन के इस तरफ बन रहा है तो दोनों दूसरा कोण लाइन के इस तरफ बन रहा है, लेकिन अंदर अंदर अगर बन रहे हैं, जैसे कोण 4 और कोण 6 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण 3 और कोण 5 ये आपस में बराबर होंगे। और एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से हो गए? कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 8 के बराबर हो गया। शीर्षाभिमुख कोण हम लोग पहले भी समझ लिए हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख होगा। कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख होगा। उसी तरीके से यहाँ कोण 5 7 के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख।
और कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट यहीं से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें सारे एक्सरसाइज हम एक एक करके करवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर हमारे हैं उसमें से जो क्वेश्चन बने हुए हैं या कुछ हम अपने तरफ से क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, ये सारी एक्सरसाइज और एक बार आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार इसको ऐसे ही लाइन बना के आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके से लाइन बनाइएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा इस तरीके से जैसे अभी हमने बताया। ये दोनों कंडीशन सेम ही है, कोण उसी तरीके से बनेंगे। ये इस तरीके से कोण ये बने और यहाँ इस तरीके से 4 कोण यहाँ बने। सबका नाम लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपने आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। कौन से एकांतर कोण है, कौन से संगत कोण है, कौन से शीर्षाभिमुख है, अंता भाग, कौन कौन से कोण है, कौन से बराबर होंगे। एक बार, दो बार, तीन बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो जो हमने बताया उसको पलट के देख लीजिएगा एक बार, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज की शुरुआत आज हम कर देते हैं, फिर इसको हम कंप्लीट कल करेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 भुजाओं से घिरी, जैसे त्रि और भुज, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। 3 भुजाओं से या 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में अब इसका अगर हम लोग चित्र देखें तो इसमें 3 भुजाएं होंगी, जैसा कि मान लीजिए ए बी और ए बी हो गया, ए सी हो गया और बी सी हो गया। ये 3 भुजाएं हो गई। इसमें 3 शीर्ष भी होते हैं, इनको वर्टेक्स कहते हैं। 3 शीर्ष कौन कौन से हो गए? ए बी और सी, यानी 2 रेखाएं जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं उसको शीर्ष कहेंगे, 2 रेखाएं जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं उसको शीर्ष कहेंगे। तो 3 शीर्ष हो गए, 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण भी होते हैं। एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण बी हो गया और तीसरा कोण सी हो गया। तो ये अंतःकोण भी कहे जाते हैं, यानी 3 अंतःकोण ये हो गए। सिंपली हम लोग कोण ही बोलेंगे, अंतःकोण नहीं बोलेंगे, ये अंडरस्टूड है कि अंतःकोण ही है ये। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हमारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, इसको आप हाइलाइटर से लिख लीजिएगा, जैसे भी लिख पाइएगा समझ लीजिएगा, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। यानी कि अगर हम यहाँ कहना चाहें तो कोण ए प्लस कोण बी, पूरा नाम हम नहीं लिख रहे हैं कोण सी का, ये हो गया, मतलब पूरा नाम हम नहीं लिख रहे हैं सारे कोणों का, तो ये क्या हो गया? 180 अंश। वैसे अगर पूरा नाम लेना चाहेंगे, कोण ए का नाम लेना चाहेंगे तो क्या होगा? कोण बी ए सी। कोण सी को कैसा पढ़ा जाएगा? कोण ए सी बी। और कोण बी को कैसे पढ़ेंगे? कोण सी बी ए। जैसा कल हमने बताया था आपको कि कोण, जिस कोण को भी पढ़ना होता है वो कोण, उसका नाम बीच में रखा जाता है, बाकी दोनों पॉइंट्स दोनों किनारे पे होते हैं। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी किसी भी त्रिभुज में, या सिंपल सा लिखिए, त्रिभुज में
किन्हीं दो भुजाओं का योगफल दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, हम सीधा सीधा दो भुजाओं का योगफल लिख दे रहे हैं, वो लंबाई ही मान के आप चलेंगे। दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा लेंगे, मान लीजिए हमने लिया ए बी और ए सी लिया, ए बी प्लस ए सी जब करेंगे इस तरीके से कोई भी दो भुजा ए बी प्लस ए सी लेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होगा, बी सी के। कोई भी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है यानी बड़े का सिंबल है, ए बी और ए सी ये दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी से बड़ा होगा। इसी तरीके से ए सी और बी सी जो है ए सी प्लस बी सी ये बड़ा होगा ए बी से, ए बी से बड़ा होगा। इसी तरीके से ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी ये हमेशा बड़ा होगा ए सी से। तो ये तीनों, ये कंडीशन, जब इसमें से ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये इस त्रिभुज का निर्माण संभव है, तभी इस त्रिभुज को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या, चौथा पॉइंट किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज के, ये हमारा चौथा पॉइंट होगा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर होगा, तो हम भुजाओं का अंतर लिख दे रहे हैं, यानी उनकी लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखाया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, और त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी आप लोग बिल्कुल रट डालिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हम कल इस पे बेस करवाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन इस पे डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से फंसा के क्वेश्चन इसमें देता है। तो हम समझते हैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लें। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, अगर हम अंतर में मान लीजिए हमने लिया बी सी माइनस ए बी लिया, तो ये ऑलवेज छोटा होगा किससे, ए सी से। इस तरीके से हम लोग तीनों, जैसे यहाँ कंडीशन देखे हैं, तीनों कंडीशन यहाँ देख सकते हैं। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको देखिए, समझिए। नहीं समझ में कोई चीज़ आता है तो हमारे पास कमेंट करिए या पर्सनली फ़ोन कर लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे वो कर लीजिए। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।